एक और एग्जांपल देखते हैं। द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज दिस एंड दिस। ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो फाइंड आउट किया गया है, तो उसकी जो लिमिट्स आती हैं वो ये है हमारे पास। दिस इंटरवल इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। यानी कि ये जो इंटरवल फाइंड आउट किया गया है उसमें सैंपल साइज क्या था, कौन से सैंपल साइज से कैलकुलेट किया गया है, दैट इज 36 फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। Now we have to find 99% confidence interval for the mean of the population. अब आप इस एग्जाम्पल में देखें कि हमारे पास ये दो लिमिट्स हैं और ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है एंड हमारे पास 36 है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है फाइंड आउट करने के लिए हमें सैंपल मीन और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का भी होना, उसका भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वो हम इन लिमिट्स को सॉल्व करके पहले सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए फाइंड आउट करेंगे। दैट इज अ लिटिल बिट अ ट्रिकी क्वेश्चन। आइए देखते हैं जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। वी कैन write the given 95% confidence limits as मीन। हमें अगर जनरल देखें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, मीन जी अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। अगर हम प्लस और माइनस के साथ इसको इंडिविजुअली हम लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसकी जो ये वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये इसके इक्वल आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास 1 0 2 3.8, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और प्लस करके जो वैल्यू आती है, ये देखें ये प्लस करके वैल्यू है, इससे बड़ी वैल्यू है तो ये प्लस करके आई हुई है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जी अल्फा बाय 2 सिग्मा एन स्क्वायर रूट इक्वल टू 1101.7, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब ये देखें ये कौन सा इंटरवल है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की ये लिमिट्स है, तो 95% को इस तरीके से लिखा 0.95। अल्फा जो है इसको हमने 1 माइनस ये कितना होगा 0.05 0.95 किया, तो ये आ गया अल्फा की वैल्यू आ गई 0.05, और हमें चाहिए जी अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 किया तो ये आ गया 0.025, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है जी 0.025 की क्या वैल्यू है। अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो ये किस तरीके से होगा, ये इधर हमारे पास आ जाएगी माइनस जी 0.025 और इधर हमारे पास आ जाएगी प्लस 0.025, ये इधर ये वैल्यू आ गई, ये इधर ये वैल्यू आ गई, सेंटर में हमारे पास 0 है, ये जी एक्सिस है, और ये पॉइंट ये टोटल एरिया जो है वो इस वन साइड का जो 0.5 में से माइनस के 0.025, तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.475, यहाँ 0.475 है। इसको अगर टेबल में देखें, ये देखें 0.475 यहाँ पे आता है, इसके किसके सामने आ रहा है, इसके सामने 1.9 और इसके ऊपर क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.96, एरिया बिटवीन 0 टू z कितना आ जाएगा 1.96, तो ये आ जाता है 1.96। जहां जहां z अल्फा बाय 2 है वहां हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं z 1.96। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ये आ गया x बार माइनस 1.96 इंटू सिग्मा, और ये 36 का जब स्क्वायर रूट लिया तो 6 आ गया, और इक्वल टू 1023
0.8 और सिमिलरली 1.96 ये आ गया सिग्मा, ये आ गया 6, इसकी वैल्यू क्या थी 1101.7। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, ये प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को, प्लस है तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस की वैल्यू ये माइनस आ गया, ये दोनों सेम वैल्यूज है, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 टाइम आ जाएगा -2 इंटू 1.96 इंटू सिग्मा ओवर 6 और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाता है -77.9। माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल और 2 को इसके साथ डिवाइड किया 3 और 3 को इस पे डिवाइड किया तो सिग्मा हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा 77.9। 3 को उधर अगर ले जाएं और 1.96 को नीचे ले आए, अब इसको होल टर्म को जो है हम कैलकुलेट करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके डिवाइड करें तो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 119.23। ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई तो आप किसी इसको हम अगर इक्वेशन 3 कह लें बेशक और इसको 4 कह लें, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में अगर सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हम मीन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हम इक्वेशन 3 में सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1.96, सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई 119.23 और ये 6 आ गया, ये आ गया 1023.8 मीन माइनस ये सारी टर्म को जब सॉल्व किया मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 6 के साथ तो ये आ जाता है 38.95 इज इक्वल टू 1023.8 और x बार को जब हमने 1023.8 अब इस टर्म को जब उधर लेके गए तो ये नेगेटिव टर्म है तो ये प्लस में आ जाएगी तो ये आ जाएगी 38.95। इसको इसमें ऐड किया तो ये फाइनली मीन की जो सैंपल मीन की वैल्यू आ जाती है x बार इज इक्वल टू 1062.75। ये हमारे पास अब हमारे पास x बार आ गया और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। सो नाउ 99% confidence interval for population mean mu when sigma is known is as calculated as ये मीन प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2, इसमें हर चीज हमें गिवन है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। जी अल्फा बाय 2 जो है 1 माइनस अल्फा यहाँ पे जरा डिफरेंट है, दैट इज 0.99। 99% का मतलब 99/100 तो वो आ जाता है 0.99। अल्फा आ जाएगा 1 माइनस 0.99 और इसको सॉल्व किया तो 0.01 आ गया। हमें चाहिए अल्फा बाय 2 तो ये आते थे 0.005 मीन्स हमें वैल्यू चाहिए 0 अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.005। इसकी हमें वैल्यू चाहिए। अब ये आ गया इस तरीके से, हम देख लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। अब ये नॉर्मल कर्व बनाया, हम कहते हैं कि यहाँ माइनस जी 0.005 है, इससे बिलो का ये एरिया हो गया और ये इससे प्लस की वैल्यू के साथ 0.005 ये इसकी वैल्यू के साथ ये 0 आ गया। जी एक्सिस है हमारे पास, ये जी एक्सिस है। अब 0.5 में से जब माइनस किया 0.005 तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है 0.4950, यानी ये वो एरिया है जो बाकी रिमेनिंग एरिया। इसको जब टेबल में देखा तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 जी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आइए टेबल में देखते हैं, ये आ गया 0.495। देखें कहाँ पे फॉल करता है 0.495 जो बड़ी वैल्यू है 0.495
यहाँ 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 ये जो है इसके वेरी क्लोज टू 0.4950। तो ये हमारे पास वैल्यू अगर देखें तो इसके सामने क्या है 2.5 और ऊपर क्या है 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.58 ऑन द होल। इसको थोड़ा सा अगर दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है तो हम 58 में ले जाते हैं इसको, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.58। तो फाइनली जी हमारे पास आ जाती है 0.005 इज इक्वल टू 2.58। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। मीन हमारे पास क्या आया था 1062.75 प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2 की जगह आ गया 2.58। सिग्मा की वैल्यू आई थी 119.23। एन हमारे पास क्या था 36। तो 1062.75 इस सब को सॉल्व किया। 1062.75 प्लस माइनस ये आ गया 2.58 इंटू 119.23। ये 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6। इस सारी टर्म को सॉल्व किया तो ये आ जाता है 51.27। 1062.75 1062.75 में से माइनस कर दिया एक दफ़ा 51.27 और 1062.75 में से एक दफ़ा ऐड कर दिया 51.27। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1101.48 और ऐड करके आ जाती है 1114.02। ये हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ गई। तो हम कह सकते हैं we are 99% confident that population mean mu will fall within the interval 1101.48 and between 114.02। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। That the weights of 100 male students of a university represent a random sample of weight of 1456 students of the university. This is sample 100 sample which is taken from out of 1546 students of the university. Find 99% confidence interval for the mean weight of the students given. This is the information given from the sample. This is sample mean and sample standard deviation and sample standard deviation. चूंकि इसमें हमको population standard deviation is not known, so then we will use sample standard deviation instead of sigma. So here we are given the information as we have sample size that is n equal to 100. Sample mean is 67.45 and sample standard deviation is 2.93. And we have to calculate 99% confidence interval, that is 99% confidence interval is calculated as, this is just like similar to the last case. Here we will use standard deviation that is S instead of sigma, that is S instead of sigma and n square. अब ये भी हमारे पास गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। n भी हमारे पास गिवन है और 1 माइनस अल्फा हमारे पास कितना आ गया 0.99। अब अल्फा जब निकालना हो तो 1 लेके तो 1 माइनस 0.99 विच इज इक्वल टू 0.01
अल्फा बाय 2 अगर निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड किया, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 0.005। जी, अब हमें टेबल में जब वैल्यू देखनी है तो अब किस तरीके से इसकी वैल्यू देखी जाएगी। ये अगर हम कहते हैं कि एरिया का हम बी एक्सीज अगर ले लेते हैं तो ये आ गया 0.005, तो यहाँ सेट अल्फा बाय 0.05 को यहाँ पे अगर 0.5 में से हमने माइनस किया 0.05, तो विच इज इक्वल टू 0.495, यानी कि ये जो एरिया है 0.495 है, और हमने देखना है यहाँ से लेके 0.005 यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हम टेबल में से देखेंगे। हम देखें 0.495 को हमने टेबल में देखा, 0.495 कहाँ पे आता है, 0.49 यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द क्लोजेस्ट वन। 0.495 तो इसके ऑपोजिट जो वैल्यू बनती है 2.5, और 0.49 से कॉलम में क्या आ जाता है 7। तो ये हमारे पे या ये वैल्यू ले लें या ये, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 2.58, तो z अल्फा बाय 2 जो कि हमारे पास था 0.05 विच इज इक्वल टू 2.58। अब वो लास्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला लिखा था मीन प्लस माइनस z अल्फा बाय 2x, इसमें हम जो वैल्यूज गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन हमारे पास था 67.45, ये हमारे पास आ गया 2.58, standard deviation is given 2.93 and n is given 100 which is square root 67.45। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2.58 इंटू 2.93 और 100 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया डेट इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू 0.7559 आ गया। अब वन टाइम जो है इसको इसमें से माइनस करेंगे 0.7594 और एक टाइम पे वन टाइम एंड वन टाइम इसको ऐड कर लेंगे 0.5594। ये सॉल्व किया तो ये आ जाता है 66.69, ये आ जाता है 68.21। These are our required confidence limits. So we can say that we are 99% confident that mean weight of the student will fall in the given interval, in this interval. किसी भी सर्वे या सैम्पलिंग में सैंपल साइज सिलेक्ट करना डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि सैंपल ना तो इतना बड़ा होना चाहिए कि इट वेस्ट द टाइम, रिसोर्सेज एंड मनी, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि इट मे लीड टूवर्ड्स inaccurate results. So it is very important to know that how much sample size of the population should be selected to ensure that the population is properly represented. When from the sample which we have, sample mean is calculated, then we can find a sample size by using the given below formula. अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो it is shuffle from the margin of error, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर का जो फॉर्मूला है उसको रीअरेंज करके इसको जनरेट किया गया है। एज वी नो दैट margin of error is equals to z alpha by 2 sigma n square root। इसके दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर लें तो इट बिकम्स z square alpha by 2 sigma square and n। n को आप उस साइड पे ले जाओ और e स्क्वायर को आप नीचे ले आए, तो ये बन जाएगा हमारे पास z स्क्वायर अल्फा बाय 2 सिग्मा स्क्वायर और ये आ गया e स्क्वायर।
इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं z अल्फा बाय 2 सिग्मा स्क्वायर एंड इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे और ये आ जाएगा, या इसको ओवरऑल स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है n का फार्मूला। सो ये फार्मूला जो है जनरेट किया गया है मार्जिन ऑफ एरर को रीअरेंज करके। By using this formula we can find sample size when we have means from the samples. आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। You want to estimate the mean price of all the textbooks in the college bookstore. How many books must be included in your sample if you want to be 99% confident that sample mean is within $5 of the population mean with the sample standard deviation 23.44. So here we have to find out how many book means we have to find out n. सैंपल साइज हम लोगों ने यहाँ मालूम करना है और बाकी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन है विच इज 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1.99 और अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.01, z अल्फा बाय 2 आ जाएगा 0.05 एज अल्फा बाय 2 होगा 0.005। ये किसके इक्वल होता है 2.58। ये z अल्फा बाय 2 हमारे पास आ गया बिकॉज हम लोगों ने फाइंड आउट करना है n z अल्फा बाय 2 सिग्मा एंड e। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। z अल्फा बाय 2 हम लोगों ने निकाल लिया। सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन है हमारे पास, ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये हमारे पास होगी सिग्मा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन 23.44। अब हमने एरर फाइंड आउट करना है, मींस डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन टू द पॉपुलेशन मीन which is equals to E is given 5। तो सारी इंफॉर्मेशन जो इस फॉर्मूले के लिए चाहिए हमारे पास आ गई है। अब इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। z अल्फा बाय 2 2.58 इंटू सिग्मा 23.44 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर एंड इट इज कैलकुलेटेड 145.7। अब अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 146। सैंपल साइज को हमेशा आप राउंड करके लिखेंगे आप, क्योंकि सैंपल साइज जो भी सैंपल यूनिट हमारा होगा वो एज एक कंप्लीट यूनिट के तौर पर लेंगे, ना कि उसको पॉइंट्स में लेंगे। सपोज अगर आपके सैंपल में पर्सन्स हैं तो कोई पर्सन 145.7 तो नहीं हो सकता, या तो 145 लोग होंगे या वो 146 लोग होंगे उसमें। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। If the standard deviation of the lifetimes of television tubes is estimated as 100 hours, how large a sample must we take in order to be 95% confident that the error in the estimated mean lifetime will not exceed 20 hours? अब इसमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है that is 100. So we have standard deviation 100 hours. Now we have to calculate a sample size. So we can say that we are 95% confident the error in the estimated mean lifetime will not exceed 20 hours. We have the information sigma is 100 hours. 1 minus alpha is 0.95. We calculate alpha 0.05 and alpha by 2 is 0.025 and z alpha by 2 as we know is 1.96. We can check this value in the table corresponding the value of, if there is
ये 0.025, तो 0.5 में से माइनस किया 0.025, ये आ जाएगा 0.475। इसको टेबल में जब आप देखेंगे तो उसके सामने जो वैल्यू बनती है दैट इज 1.96। वी आल्सो हैव margin of error which is denoted by E, x bar minus mu is 20. So we can calculate our required sample size by using this formula, which is sigma and E. We substitute all the information in this formula, which is 1.96, sigma is 100 and E is 20. By calculating this expression, we will have 96.04, or approximately it should be 96. As a whole number we can take 96 or 100. So this is our required ideal sample size. With this value we can say we are 95% confident that error in the estimated time will not exceed 20 hours. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. If we wish to estimate the mean of a normal population whose variance is 10, how large a sample should take so that the probability is 0.8, that your estimate will not in error by more than 0.4 units. So this is error, margin of error, which should not exceed more than 0.4 units. And with this probability we can say that error will not exceed 0.4 units. अब हमने देखना है वो कौन सा सैंपल साइज दिया जाए जिसके साथ हम ये सारा क्लेम कर सकते हैं. Let us calculate our required sample size. We have the information variance, which is denoted by sigma square, is equal to 10. Margin of error is x bar minus mu .4, 1 minus alpha is 0.8. We can calculate alpha 0.2. Alpha by 2 is equal to 0.1. G.1 is equal to say here is G.1. So this is 0.1. This is 0.4. Let us check where it falls. देखिए 0.4 कहाँ फॉल करता है. 0.39, 0.80, 0.39 and 7.4, ये इन दो वैल्यूज के दरमियान फॉल करता है. तो हम ले लेते हैं, दिस इज द मोर क्लोजेस्ट वन, 2.4. So we will take this value. This is 1.28. This is 1.28. So n is approximate n will be calculated as V alpha by 2 sigma and E. Substitute the values. 1.28 G alpha by 2 is, and sigma is sigma हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अगर 10 है तो सिग्मा हमारे पास क्या होगा 10 स्क्वायर रूट इंटू 10 स्क्वायर रूट, एंड E is 0.4. Simplify all this expression. We will have approximate value 102.4. We can take as a whole number, so it will be 0.102 value. This is our required ideal sample size with whom we can claim that we are 80% confident that your estimate, that is mu, will not be in error by more than 0.4 units. अभी तक हमने सिंगल पॉपुलेशन को डिस्कस किया है. नाउ वी कम टूवर्ड्स व्हेन वी हैव टू पॉपुलेशंस.
And to construct the confidence interval for the difference between two population means, that is mu1 minus mu2, following cases will be considered here. केस 1 में हम देखेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2 व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉन, और केस 2 में कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट किया जाएगा फॉर द पॉपुलेशन मीन mu1 माइनस mu2 के लिए व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन। अच्छा, केस 1 है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नॉन। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है कि दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास नॉन हो और सैंपल्स जो ड्रॉ किए गए हैं दोनों पॉपुलेशन से वो इंडिपेंडेंट हो। अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी मींस कि पॉपुलेशंस हमारे पास नॉर्मल हो जहां से सैंपल ड्रॉ किए गए हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2 को एज x bar minus x2 difference of mean, these are samples mean, plus minus z alpha by 2 sigma 1 square n1 plus sigma 2 square n2। so कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास किस चीज का होना जरूरी है, ये ई मार्जिन ऑफ एरर और डिफरेंस ऑफ मीन और z अल्फा बाय 2। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। A research team is interested in difference between serum uric acid and levels in patients with and without mental disorder in a large hospital। एक सैंपल जो है हमें एक लार्ज हॉस्पिटल से लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली रिटार्डेड जो लोग हैं उनका सैंपल लिया जाता है एक लार्ज हॉस्पिटल से, और ये सैंपल हमारे पास है 12। मींस के अगर पॉपुलेशन 1 है, एक हमारे पास पॉपुलेशन 2 है। पॉपुलेशन 1 से जो सैंपल लिया गया है वो हमारे पास 12 है और एक लार्ज हॉस्पिटल से मेंटली रिटार्डेड लोगों का सैंपल लिया गया है और जिसमें मीन हमारे पास इस सैंपल का है 4.5। इसी तरीके से दूसरा सैंपल वो जनरल हॉस्पिटल से लिया गया है, उसमें जो लोग हैं 15 नॉर्मल लोगों का सैंपल लिया गया, यूरिक एसिड उनका लिया गया है। तो ये हमारे पास N2 हमारे पास 15 है और मीन 2 हमारे पास क्या हो गया 3.4। जैसा कि हमने अज्यूम किया है दोनों पॉपुलेशन नॉर्मल हैं, क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है तो सिग्मा 1 स्केयर हमारे पास क्या है 1 और सिग्मा 2 स्केयर हमारे पास कितना है 1.5। ये वेरिएंस जो है पॉपुलेशन 1 के लिए हो गया, ये वेरिएंस पॉपुलेशन 2 के लिए हो गया। देन फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन mu1 एंड माइनस mu2। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू x bar 1 माइनस x bar 2 प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर n2। मीन 1 हमारे पास क्या था 4.5 और मीन 2 क्या था 3.4। z अल्फा बाय 2 हमारे पास क्या है, z अल्फा बाय 2 1.96, तो ये आ गया 1.96। सिग्मा 1 हमारे पास क्या था 1 और n1 क्या था 12। सिग्मा 2 हमारे पास क्या था 1.5 और n2 क्या था 15। इसको सॉल्व कर लिया तो ये इनको सॉल्व करेंगे तो 1.1 हमारे पास आ गया। 1.96 मल्टीप्लाई इस सारी टर्म को सॉल्व किया तो ये आ गया 0.4282। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 0.8393। इसी तरीके से इसमें से माइनस करेंगे 0.83 एक दफा तो एक एंड पॉइंट आ जाएगा 1.1 में जब ऐड करेंगे 0.8393 तो दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा पॉइंट हमारे पास 0.26 और ये 1.94। So we conclude with 95% confidence that the average difference between the serum uric acid levels in patients with and without mental disorder lies between
0.26 एंड 1.94। अब हम आते हैं अपने केस 2 की तरफ। व्हेन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन, लेकिन n लार्ज होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 30। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है? सेम कि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे पास अननोन है लेकिन n ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। बोथ ऑफ सैंपल्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ये दोनों सेम वही वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। मार्जिन ऑफ एरर, ये इसमें पहले हमारे पास सिग्मा था, क्योंकि ये अब हमारे पास सिग्मा अननोन है और n लार्ज है, तो सिग्मा को रिप्लेस कर दिया गया है सैंपल वेरिएंस में। बाकी सारा वही प्रोसीजर है। आइए ये भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। Let's suppose I surveyed 50 people from a poor area of a town and 70 people from a wealthy area of a town about their feelings toward minorities. I counted the number of negative comments made. I was interested in comparing their attitudes. अब हमारे पास जहां भी दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक 1 है, पॉपुलेशन 2 है। पॉपुलेशन 1 जो है हमारे पास पुअर एरिया से ली गई है और पॉपुलेशन 2 जो है वेल्दी एरिया से ली गई है। यानी पॉपुलेशन 1 की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास पुअर एरिया से गैदर की गई है और पॉपुलेशन 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल्दी एरिया से गैदर की गई है। पॉपुलेशन 1 में जो n है हमारे पास वो कितना है 50 और एंड 2 दूसरी पॉपुलेशन का जो सैंपल लिया गया वो 70 का लिया गया। अब ये देखें यहाँ पे n जो है ग्रेटर देन 30 है। सिग्मा अगर से अननोन है यहाँ पे, लेकिन n हमारे पास ग्रेटर देन 30 है, तो सिग्मा जो है इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं सैंपल वेरिएंस में। पुअर एरिया के जो एवरेज है हमारे पास क्या है, उनसे जो इंफॉर्मेशन ली गई है वो 14 है और वेल्थी एरिया से जो कैलकुलेट की गई है वो है 12। The standard deviation were 5 and 4 respectively. सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा S2 हमारे पास 4। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड आउट करना है, तो ये Z alpha by 2 हमारे पास है 1.96। So we have to calculate 95% confidence interval for the difference of mean mu1 minus mu2 when n is large. So it is equal to mean 1 minus mean 2 plus minus Z alpha by 2 and sigma 1 square n1 plus n2 square n2। मीन x बार हमारे पास कितना था, x बार 1 14, x बार 2 था 12 प्लस माइनस 1.96, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया और n1 50 था, ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 70। 14 माइनस 12 प्लस माइनस 1.96, सो ये होल टर्म जो है इट इज इक्वल टू 1.7। ये आ गया 2 प्लस माइनस 1.7। अब 2 में से एक दफा माइनस करेंगे 1.7, 2 में एक दफा ऐड किया 1.7, तो ये 2 एंड पॉइंट्स हमारे पास आ गए 0.3 एंड 3.7। Hence we can conclude that the main difference about the negative comments made by poor and wealthy people is between 0.3 and 3.7। अभी तक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस किया है अबाउट पॉपुलेशन मीन, फॉर सिंगल मीन एंड फॉर डिफरेंस ऑफ मीन। अब हम आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P when a sample is drawn from the binomial population, then confidence interval for the population proportion P is calculated as। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E hat Q hat N, because it is margin of error। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। In a survey of 1250 US adults, 450 of them said that their favorite sports to watch is baseball. Now find a point estimate for the population proportion of US adults who say their favorite sports to watch is baseball.
सेकंड में कंस्ट्रक्ट करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द proportion of US adults who say baseball is their favorite sport to watch. फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट करना है. सो वी हैव द इंफॉर्मेशन n इक्वल टू 1250 और x हमारे पास क्या है 450, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल है और ये वो लोग हैं जो बेसबॉल को देखना पसंद करते हैं. सो पॉइंट एस्टिमेट होगा x ओवर n 450 divided by n which is equal to 0.36. तो आप कह सकते हैं the point estimate for the proportion of US adults who say baseball is their favorite sport to watch is 0.36. या परसेंटेज में इसको लिखेंगे तो 36%. मीन्स 36% यूएस अडल्ट जो है वो बेसबॉल को देखना पसंद करते हैं. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P, विच इज P हैट प्लस माइनस E, या आप कह सकते हैं Z अल्फा बाय 2 P हैट Q हैट और N. अच्छा, पॉइंट एस्टिमेट तो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 0.36. अगर P हमारे पास है P हैट तो 1 माइनस P हैट करके हम Q हैट भी फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 0.64. और Z अल्फा बाय 2 हमारे पास कितना है 1.645. N गिवन है 1250, इक्वेशन 1 है. So substitute all the information in the equation 1. 1.645, 0.36, 0.64 divided by 1250. So after simplification we have 0.022. एक दफा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया, एक दफा इसको ऐड किया तो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं. 0.36 को एक दफा माइनस किया 0.022 में और एक दफा इसको ऐड किया 0.022 में, तो वी हैव 0.338 एंड 0.382. या परसेंटेज में आप इसको लिखना चाहें तो इट इज इक्वल टू 33.8%. ये हो जाएगा 38.2%. And we will interpret it as with 95% confidence we can say that proportion of US adults who say baseball is their favorite sport to watch is between 33.8% and 38.2%. ये प्रोपोर्शन के लिए अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है तो किन इंफॉर्मेशन का हमारे पास होना जरूरी है, कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है. जब आपके पास सैंपल है तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है n को और x को. फिर जब ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी तो आप पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट कर सकते हैं. और वेरीफाई दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज की है तो NP और NQ जो है ग्रेटर देन 5 होना चाहिए. उसके बाद क्रिटिकल वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, मार्जिन ऑफ एरर हो आपके पास, and by using these information you can find out confidence interval for population proportion P. When population is binomial then we can find the sample size by using the given formula. आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं. In a survey of 1250 US adults, 450 of them said that their favorite sport to watch is baseball. How large a sample is required with 95% confidence and within 2% of the true population? This is our error. यानी कि सैंपल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के दरमियान जो डिफरेंस विच इज इक्वल टू एरर. द प्रोपोर्शन ऑफ यूएस adults who say that the baseball is their
फेवरेट स्पोर्ट्स टू वॉच। फ्रॉम द एग्जाम्पल वी हैव टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं हमारे पास 1250 और कितने लोग जो है वो बेसबॉल को आउट ऑफ 1250 देखना पसंद करते हैं 450 और प्रोपोर्शन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 0.36। क्यू हेड हमारे पास आ गया 0.64, जेड हमारे पास आ गया अल्फा बाय 2 1.96। सारी इंफॉर्मेशन है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जेड अल्फा बाय 2 एन स्क्वायर सॉरी ई, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.36 इंटू 0.64 1.96। एरर क्या था हमारे पास 0.02 0.02 स्क्वायर सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 2212.8। जाहिर बात है 2212.8 लोग तो नहीं होंगे जो बेसबॉल देखना पसंद करेंगे, या तो 2212 होंगे या 2213 होंगे, क्योंकि ये 0.8 जो है 0.5 से ज्यादा है तो एक वैल्यू बढ़ा देंगे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ अडल्ट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 2213। मीन्स अगर हमारा n 22 एंड 13 है तो हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि यूएस अडल्ट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में बेसबॉल को देखना पसंद करते हैं। अच्छा जी, सैंपल साइज प्रोपोर्शन के लिए सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये है कि जब हमारे पास प्रोपोर्शन जो है वो एस्टिमेट जो है सैंपल एस्टिमेट पी हेड हमारे पास मालूम हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी यूज किया कि पी हेड आप क्यू हेड लगा लें। सपोज हमारे पास एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी पी हेड मालूम नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि पी हेड को हम अज्यूम कर लेंगे 1/2। जब ये दोनों आपस में 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 हो जाएगा। बाकी स्टेप हम उसी तरह फॉलो करेंगे। ई फाइंड आउट करना होगा, क्रिटिकल वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, एन प्योर एन क्यू जो है कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो विद दीज इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पी। P is population proportion. Now confidence interval for the difference of population proportions P1 minus P2. अच्छा, इसकी requirements क्या है हमारे पास? Consider two independent binomial experiment. Binomial experiment 1 में क्या चीज मालूम होनी चाहिए N1 X1 that is number of successes out of N1 trials. Point estimate for the proportion P. Similarly N2 experiment 2 में number of successes, point estimate for the population proportion P2 and the number of trials should be sufficiently large, इतने large हो so that the following condition जो है वो satisfy हो जाए, यानी N1 P1 और N1 Q1 दोनों के दोनों greater than 5 हो। इसी तरह N2 P2 and N2 Q2 दोनों के दोनों greater than 5 होने चाहिए। If you meet all the requirements which have been discussed, so you can find confidence interval for the population proportion P1 minus P2 by using this formula। या इसको आप इस तरीके से लिख लें B1 हेड माइनस B2 हेड प्लस माइनस Z अल्फा बाय 2 P1 हेड Q1 हेड प्लस N1 and P2 हेड Q2 हेड एंड 2। आइए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 300 men and 400 women are asked how many felt about taxing internet sales. 75 of the men and 90 of the women agreed with having a tax. Find a confidence interval for the difference in proportions. अब यहाँ हमारे पास कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ये नहीं बताया गया। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिया होगा कितने परसेंट हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो स्टैंडर्ड हमारे पास है 95%, तो आप 95% यूज करते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द एग्जांपल N1 हमारे पास है 300 एंड विच इज पॉपुलेशन ऑफ मेन। N2 हमारे पास क्या है 400, it is population, it is sample from the population of women। अब P1 हमारे पास कितना है X1, ये N1 है तो ये हमारे पास 0.25 आ गया। इसी तरीके से P2 90 आउट ऑफ 400 हमारे पास आ गया 0.225, Q1 आ गया, Q2 आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला है फॉर द डिफरेंस प्रोपोर्शन उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई माइनस 0.025 प्लस माइनस 0.06। इसको फर्दर एलेबोरेट किया तो ये हमारे पास आ जाता है, अब माइनस 0.025 में से माइनस किया 0.06 को एक दफा और माइनस 0.025 में ऐड किया एक दफा
0.06, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है -0.085 और ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.035। इसको परसेंटेज में अगर आप लिखें तो ये बनती है -8.5% और ये 3.5%. So we can conclude that the difference in opinions of women and men is between -8.5% and 3.5%. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इसके दो पार्ट्स हैं. पहले में हम सिंगल पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे और दूसरे में हम डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन फॉर द टू बायनोमियल पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे. जी, पहले पार्ट में है in a random sample of 1000 homes in a certain city, it is found that 628 are heated by natural gas. Find 98% confidence interval for the fraction of homes in this city that are heated by natural gas. हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन ऑफ होम्स. मींस प्रोपोर्शंस के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है क्योंकि प्रोपोर्शन किसके इक्वल आता है? x/n और इसकी वैल्यूज हमेशा फ्रैक्शंस में आएंगी. 0.6 हो गई, 0.4 हो गई, 0.2 हो गई, एक्सेट्रा. अच्छा, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या क्या गिवन है? n है हमारे पास 1000, x कितना है 628 और कॉन्फिडेंस लेवल कितना है विच इज 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.98. So here in this example we have to find out 98% confidence interval for the fraction of homes that are heated by natural gas by using p hat plus minus z alpha by 2 p hat q hat divided by n. और इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? n गिवन है विच इज 1000, x क्या है 628 और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 0.98. अब हमें इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या क्या चाहिए? p हैट चाहिए, z अल्फा बाय 2 चाहिए, q हैट चाहिए. तो p हैट हमारे पास क्या है x/n which is equal to 628 divided by 1000 and it is equals to 0.628. और अगर p हैट हमारे पास आ गया है तो हम q हैट बहुत आराम से निकाल सकते हैं which is equal to 1 minus p हैट which is equal to 0.628 and this is equal to 0.372. हमारे पास p हैट की वैल्यू भी आ गई, q हैट की वैल्यू भी आ गई एंड ऑलरेडी गिवन है. अब हमने फाइंड आउट करना है z अल्फा बाय 2. 1 माइनस अल्फा जैसा कि हमें मालूम है 0.98 है. अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.98, ये आ गया 0.02. अल्फा बाय 2 अगर करेंगे तो इट इज डिवाइडेड बाय 2 0.02 और ये आ जाएगा 0.01. तो बाय डायग्राम अगर इसको देखें तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हम कहते हैं कि 98%, ये सारा एरिया कितना है 98%. अगर 0.98 को डिवाइड करें 2 से तो ये कितना बन जाएगा 0.49. ये 0.49 2 पार्ट्स में 0.98 को डिवाइड कर दिया और ये जो है मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास कितना आ गया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 0.01 हो गया, ये 0.01 हो गया. यानी कि हमने मालूम करना है इधर माइनस z 0.01 ये है प्लस 0.01.
यहां से यहां तक का एरिया अगर हम टेबल में देखें तो वो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि Z 0.01 कितना आएगा 0.49 को अगर टेबल में देखें। अब देखिए 0.49 कहाँ फॉल करता है, ये देखें इट इज वेरी क्लोज टू 0.49। अगर हम ये वैल्यू लें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें कि इस साइड पे क्या वैल्यू है 2.3 और इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है 0.03 यानी कि 0.03 यानी कि 3। तो ये वैल्यू आ गई 2.3 और ये -2.3। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू 2.33। जो जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी हैट हमारे पास क्या था 0.68 प्लस माइनस 2.33 0.68 into 0.372 divided by 1000 तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाती है 0.68 प्लस माइनस 2.33 इंटू इस सारी टर्म को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 0.0153। फर्दर इसको एलेबोरेट किया तो इट इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल टू 0.03559। अब 0.68 में से एक दफा माइनस करेंगे 0.03559 और एक दफा 0.68 में हम ऐड करेंगे 0.03559। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है सॉल्व करके 0.5924 और ये क्या आ जाती है जब ऐड किया 0.6636। So this is the required confidence interval for the fraction of Holmes. So with 98% confidence we can say that fraction of Holmes that are heated by natural gas will fall between 0.5924 and 0.6636। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। A poll is taken among residents of a city and its suburbs to determine the feasibility of a proposal to construct a civic center. If 2,400 of 5,000 city residents favor the proposal and 1,200 of 2,000 suburban residents favor it, find a 90% confidence interval for the true difference between the proportion of city and suburban residents who favor the proposal to construct the civic center. So here in this example we have the information from two population. Population 1 में हमारे पास क्या है N1 है 5000, X1 हमारे पास क्या है 2400 और पॉपुलेशन 2 में क्या इंफॉर्मेशन है N2 हमारे पास है 2000 और X2 हमारे पास कितना है 1200। इसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है विच इज इक्वल टू 0.90। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। P1 minus P2 by using P1 hat minus P2 hat plus minus Z alpha by 2 P1 hat Q1 hat divided by N1 plus P2 hat Q2 hat divided by N2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है P1 हेड कैलकुलेट करना है, P2 Q1 एंड Q2 को कैलकुलेट करना है।
P1 किसके इक्वल है? X1 डिवाइडेड बाय N1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 5000 which is equals to 0.48 where P2 head किसके इक्वल है? X2 head N2 and it is equal to 1200 divided by 2000 which is equal to 0.60. जब P1 और P2 हेड है तो हम Q1 हेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं which is equal to 1 minus P1 head 1 minus 0.48 and it is equal to 0.52. Similarly, we can find out Q2 head 1 minus P2 which is equal to 1 minus 0.6 and it is equal to 0.40. Also we have Z alpha by 2, Z 0.05 is equal to 1.645. अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में which is 0.48 minus 0.60 plus minus 1.645 0.48 into 0.52 divided by 5000 plus 0.6 into 0.4 divided by 2000. इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? माइनस 0.12 1.645. इस टर्म को सॉल्व किया तो आ गया 0.4 टाइम्स 0 5 प्लस 0.3 टाइम्स 0 1 2. फर्दर इसको सॉल्व किया इस पूरी टर्म को, इसकी जगह आ गया 0.013. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0.0214. अब एक एंड पॉइंट निकालेंगे इसमें से माइनस 0.12 में एक दफा माइनस करेंगे 0.0214 और दूसरा पॉइंट फाइंड आउट होगा माइनस 0.12 में ऐड करेंगे 0.0214. तो फाइनली हमारे पास क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? माइनस 0.1414 एंड माइनस 0.0986. जैसा कि दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव हैं, so it can be concluded that the proportion of suburban residents favoring the proposal is greater than the proportion of city residents favoring the proposal.